So, good afternoon, girls. Welcome back to my YouTube channel. So, लर्निंग का चैप्टर हमने शुरू करा था लास्ट वीडियो में। मैंने आपको लर्निंग किसे कहते हैं, इसके डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ लर्निंग क्या है, एंड व्हाट इज़ द प्रोसेस ऑफ लर्निंग, एंड व्हाट आर द फैक्टर्स, कौन कौन से ऐसे कारक हैं जो लर्निंग को या अधिगम को प्रभावित करते हैं। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी मैं आपको बता चुकी हूँ, तो काइंडली वो अपने रजिस्टर्स खोलें और रजिस्टर्स में इस क्वेश्चन के आंसर्स लिखकर मेरे को बताएं। सो कंटिन्यूइंग विद आवर चैप्टर लर्निंग, सो नाउ वी कम टू द थ्योरीज ऑफ लर्निंग। ठीक है, यानी कि जो अधिगम के या सीखने के जो विभिन्न सिद्धांत होते हैं। तो मनोविज्ञान का, जैसे मैंने आपको ऑलरेडी हम इस चीज़ को इस्टेब्लिश कर ही चुके हैं कि मनोविज्ञान का जो विकास है वो दर्शन शास्त्र से हुआ है, यानी फिलॉसफी से हुआ है। और जहाँ तक मनोविज्ञान के विभिन्न सिद्धांतों का सवाल है, तो उनका भी जो बेसिस जो है वो दर्शन शास्त्र ही रहा है, फिलॉसफी ही रहा है। तो उसी संदर्भ में अधिगम या लर्निंग से रिलेटेड जो भी हमारे सिद्धांत हैं, उनका भी मूल जो है या बेसिस जो है वो दर्शन शास्त्र में ही है, या दर्शन शास्त्र में ही देखा जा सकता है। ठीक है, तो वैसे तो अधिगम के क्षेत्र में या लर्निंग के एरिया में बहुत सारे ऐसे सिद्धांत हैं जो प्रचलित हैं। डिफरेंट मनोवैज्ञानिकों ने इनको प्रतिपादित किया है अकॉर्डिंग टू द रिसर्च, अकॉर्डिंग टू द स्टडी। जो भी मान्यता वो रखते हैं या जो भी तत्व वो रखते हैं कि अधिगम के लिए ये चीज़ इम्पॉर्टेंट होती है, उसके अकॉर्डिंगली उन्होंने अपने अपने सिद्धांतों को पेश किया है। तो इन सिद्धांतों को करने से पहले सबसे पहले बेसिक जो तथ्य हैं या कॉन्सेप्ट्स जो अधिगम से रिलेटेड हमारे सामने आते हैं, उनके ऊपर हम एक नज़र डाल लेते हैं। यानी कि अधिगम या लर्निंग की सीमाएं होती हैं, ठीक है, लिमिटेशंस होती हैं। अधिगम जो है अभ्यास यानी कि प्रैक्टिस से बहुत ज़्यादा रिलेटेड होता है, यानी प्रैक्टिस की बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है किसी भी प्रकार के लर्निंग में। इसके अलावा दंड और पुरस्कार, रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट का बहुत बड़ा रोल होता है सीखने की प्रक्रिया में। अंडरस्टैंडिंग एंड इंसाइट यानी सूझबूझ और बोध का बहुत ज़्यादा योगदान होता है हमारी लर्निंग में। और कितना हम याद करते हैं, कितना भूल जाते हैं, ये सारा कुछ हमारी लर्निंग को या हमारे सीखने को अफेक्ट करता है। ठीक है, तो जितने भी हमने तथ्य या कॉन्सेप्ट्स अभी देखे हैं, ये सारा कुछ हमारी लर्निंग को या हमारे अधिगम को अफेक्ट करता है। ठीक है, तो अधिगम जो है लर्निंग का एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। मनोविज्ञान का एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। मनोविज्ञान को या मनोविज्ञान से अगर हम अधिगम को, लर्निंग को अलग कर दें, तो बिल्कुल ही मनोविज्ञान जो है या साइकोलॉजी की जो स्टडी है वो जीरो हो जाएगी, शून्य हो जाएगी। ठीक है, और इसका मेन कारण क्या है? बिकॉज हमारा जो व्यवहार होता है, व्यवहार का जो अस्तित्व है, वो सारा लर्निंग के ऊपर डिपेंड करता है। कितना हम लर्न करते हैं, कितना सीखते हैं, उससे हमारा व्यवहार या हमारा बिहेवियर जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, एंड एज वी ऑल नो, साइकोलॉजी क्या है? साइंस ऑफ बिहेवियर। ठीक है, यानी हमारे व्यवहार का ही विज्ञान है, व्यवहार का ही ज्ञान है। तो अगर व्यवहार और व्यवहार से अधिगम जुड़ा हुआ है, तो ये सारा कुछ इंटर रिलेटेड होता है। अधिगम या सीखे जाने वाली हर क्रिया हमारे व्यवहार से ही संचालित होती है। ठीक है, तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ थियोरीज को पढ़ने से पहले सबसे पहले ये हम जान लेते हैं कि थ्योरी यानी कि सिद्धांत होता क्या है। ठीक है, इसकी परिभाषा या किस तरीके से हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो सिद्धांत क्या है? किसी भी ज्ञान के क्षेत्र तक पहुंचने का एक बहुत ही सीधा और बहुत ही सरल साधन होता है। जितने भी रिसर्चर्स होते हैं वो अपने मतों को, अपने ओपिनियन को थियोरीज के माध्यम से हमारे सामने पेश करते हैं। ठीक है, सिद्धांत हमारे ज्ञान का बहुत विस्तृत भंडार होता है, अनलिमिटेड
स्टोरेज होती है हमारे ज्ञान की, और इसको हम समराइज करके, इतने बड़े ज्ञान को एज इट इज बांटना बहुत मुश्किल होता है, तो उसको हम समराइज करके थ्योरेटिकल फॉर्म में पेश करते हैं। ठीक है, तो अधिगम जो अधिगम के जो सिद्धांत होते हैं वो हमारी क्रिएटिविटी या सृजनात्मकता को प्रस्तुत करते हैं। तो इस तरीके से हम सिद्धांतों को या थ्योरीज को एक्सप्लेन कर सकते हैं। सो नाउ वी कम टू द बेसिक थ्योरीज ऑफ लर्निंग, जिसमें कि सबसे पहली जो थ्योरी जो हम यहाँ पर पढ़ेंगे वो है आपकी ट्रायल एंड एरर थ्योरी। ठीक है, जिसको हम प्रयास और भूल सिद्धांत भी कहते हैं। तो ट्रायल एंड एरर थ्योरी जो है, इसका प्रतिपादन थॉर्नडाइक ने किया था, E.L. थॉर्नडाइक 1898 में। उन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए थे, ह्यूमंस के ऊपर भी और जानवरों के ऊपर भी, एनिमल्स के ऊपर भी, और उनके अकॉर्डिंगली जो सीखने की प्रक्रिया में ट्रायल एंड एरर्स का, यानी अभ्यास और हमारे जो भूल हैं उनका बहुत बड़ा महत्व होता है। ठीक है, तो ज्यादातर प्रयोग जो है उन्होंने जानवरों के ऊपर करे थे, जो बहुत फेमस हैं, उनके विश्व प्रसिद्ध एक्सपेरिमेंट्स हैं, जो कि अभी मैं थोड़ी देर में आपको एक्सप्लेन करूंगी कि किस प्रकार का उनका बहुत ही फेमस एक्सपेरिमेंट है, कैसे उन्होंने किया था। इसको एक्सप्लेन करने के लिए उससे पहले ये जान लेते हैं कि ट्रायल एंड एरर थ्योरी को हम स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी भी कहते हैं, SR थ्योरी जिसको कहते हैं, किसी भी स्टिमुलस के का रिस्पॉन्स। ठीक है, इसको हम SR, यानी स्टिमुलस क्या होता है, उद्दीपक, जो हमारे एनवायरनमेंट में मौजूद जो फैक्टर्स होते हैं उन वो जो हमारे सामने प्रस्तुत होते हैं, तो उनके प्रति जो हम अनुक्रिया करते हैं या रिस्पॉन्स करते हैं, दैट इज कॉल्ड स्टिमुलस रिस्पॉन्स। ठीक है, तो इसको हम SR थ्योरी भी कहते हैं। इसके अलावा हम इसको कनेक्शनिज्म थ्योरी के नाम से भी जानते हैं। कनेक्शनिज्म का मतलब होता है एसोसिएट करना। ठीक है, किसी स्टिमुलस से ही रिस्पॉन्स मिलेगा, कोई स्टिमुलस हमारे सामने आएगा तभी हम रिस्पॉन्स देंगे। स्टिमुलस कैन बी एनी टाइप, ये मैंने आपको पहले भी बताया है। विजुअल भी हो सकता है, ऑडिटरी भी हो सकता है, स्मेल, मतलब इट कैन बी रिलेटेड टू एनी ऑफ योर सेंस ऑर्गन्स। विजुअल का मतलब क्या है, इसमें विजुअल स्टिमुलस का मैं एग्जांपल दूं कि बहुत ज्यादा ब्राइट सनलाइट है, एकदम से आप कमरे से बाहर निकलते हैं, आपकी आंखों में वो सनलाइट पड़ती है, तो आपका रिस्पॉन्स क्या होगा, आपकी आंखें बंद हो जाएंगी। ठीक है, सिंपल। या फिर शोर, ऑडिटरी स्टिमुलस है ये, एकदम बहुत तेज आवाज आती है, आप एकदम से अपने हाथ जो है कान के ऊपर ले जाते हैं, दैट इज योर रिस्पॉन्स। तो स्टिमुलस कैन बी एनी टाइप। या फिर जो आपका क्वेश्चन पेपर है, दैट इज ऑल्सो स्टिमुलस। आप एग्जाम देने जाते हैं, आपके सामने क्वेश्चन पेपर आता है, वो स्टिमुलस है। उस क्वेश्चन पेपर को देखकर, यानी जो क्वेश्चंस उस पेपर में मौजूद हैं उनसे रिलेटेड ही आप आंसर्स दोगे। आप अपनी मर्जी से आंसर लिखने नहीं शुरू कर दोगे, जो क्वेश्चन पूछा गया है उसी का आप रिस्पॉन्स दोगे। सो दैट इज ऑल्सो अ स्टिमुलस। ठीक है, तो ये कनेक्शंस होते हैं, एसोसिएशंस होते हैं, यानी जो आपको पूछा गया है या जो आपको उद्दीपक मिल रहा है एनवायरनमेंट से, उसी से ही एसोसिएट होकर आपका रिस्पॉन्स होगा। ओके, सो इस तरीके से हम इसको डिफरेंट नेम से भी बुला सकते हैं, परंतु है ये बेसिकली ट्रायल एंड एरर थ्योरी विच वाज डेवलप्ड बाय E.L. थॉर्नडाइक इन द ईयर 1898। ओके, सो क्या बोला है थॉर्नडाइक ने हमें ट्रायल एंड एरर थ्योरी के बारे में, यानी उन्होंने यही कहा है कि सीखना क्या होता है, एक प्रकार का संबंध स्थापित करना। ठीक है, एक तरह का कनेक्शन, एसोसिएशन स्थापित करना। और ये जो संबंध हम स्थापित करते हैं, ये इसका कार्य जो है पूरा का पूरा हमारे ब्रेन में होता है, हमारे मस्तिष्क में होता है। मनुष्य और पशु, किसी भी प्रकार का लिविंग जो प्राणी होता है, वो प्रयास और भूल के द्वारा बहुत कुछ सीख लेते हैं। ठीक है, प्रयास जैसे जैसे बढ़ता जाता है, जैसे जैसे आपके ट्रायल्स बढ़ते जाते हैं, वैसे वैसे आपकी भूलें, आपकी जो एरर्स हैं वो कम होते जाएंगे, और आपके जो क्रियाएं जो हैं वो स्पेसिफिक होती जाएंगी, और आप लर्निंग की तरफ बढ़ते जाओगे। यानी कहा गया है कि मनुष्य जो है अपनी भूलों से ही सीखता है, यानी अपनी जितनी आप गलतियां करोगे उतने ही आप उतना ही ज्यादा आप सीखते जाओगे।
ठीक है। तो ये उनकी सिंपल सी एक्सप्लेनेशन थी अबाउट ट्रायल एंड एरर, यानी कि प्रयास करो, असफल होना, फिर प्रयास करो, ये सारा कुछ हमारी सफलता से रिलेटेड है। जितना आप प्रयास करोगे उतना आपकी भूलें या आपके एरर्स कम होते जाएंगे, उतना ज्यादा आप लर्न करते जाओगे। ओके, सो इसकी मेन विशेषताएं या कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है हमारी ट्रायल एंड एरर थ्योरी की? एक तो लर्निंग क्या है? कनेक्शन, कनेक्शन बनाना, एसोसिएशन बनाना, ठीक है, विभिन्न परिस्थितियों में संबंध, आपस में संबंध स्थापित करना। तो इन्होंने बिल्लियों के ऊपर, चूहों के ऊपर या डॉग्स के ऊपर बहुत सारे ऐसे एक्सपेरिमेंट्स किए थे जिससे कि ये साबित होता है कि किस तरीके से वो कनेक्शन बनाकर अपने भूलों को कम करते हैं, और जैसे जैसे प्रयास बढ़ता जाता है वैसे वैसे कनेक्शन जो है और ज्यादा स्ट्रांग होता जाता है। ठीक है, तो ये अभी थॉर्नडाइक का जो एक्सपेरिमेंट जो है वो मैं आपको ब्रीफ में एक बार बता देती हूँ कि क्या एक्सपेरिमेंट था इनका। बिल्ली के ऊपर, एक हंगरी कैट के ऊपर ये थॉर्नडाइक ने एक्सपेरिमेंट किया था। एक भूखी बिल्ली को उन्होंने एक बॉक्स में, एक पिंजरा टाइप बॉक्स जो है उसमें बंद कर दिया, ठीक है, और उसका जो डोर था वो ग्लास का था या मतलब पिंजरे टाइप का था, यानी कि बाहर बिल्ली जो है एकदम क्लोज्ड बॉक्स नहीं था, डोर जो पिंजरे का जो डोर था उससे बिल्ली बाहर देख सकती थी। ठीक है, तो उस पिंजरे का जो दरवाजा जो है वो बंद कर दिया गया, और पिंजरे के अंदर एक कॉर्नर में एक लीवर टाइप की चीज थी। लीवर का मतलब है बटन टाइप की कोई चीज थी जिसको दबाने से पिंजरे का दरवाजा जो है वो खुल जाता था। ठीक है, तो इस प्रकार का ये एक apparatus बनाया गया, एक पिंजरा बनाया गया जिस पिंजरे के अंदर एक लीवर, एक बटन टाइप की चीज जो है वो लगाई गई जिसको दबाने से पिंजरे का दरवाजा खुल जाता है। तो इस प्रकार के बॉक्स में, इसको पजल बॉक्स भी कहा गया था, थॉर्नडाइक ने इसको एक पजल बॉक्स का नाम भी दिया था। तो उस पजल बॉक्स में बिल्ली को, भूखी बिल्ली को, ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, भूखी बिल्ली, इट शुड बी अ हंग्री कैट, बिकॉज मोटिवेशन या अभिप्रेरणा बहुत जरूरी है किसी भी चीज को लर्न करने के लिए। तो एक भूखी बिल्ली को उस पिंजरे में बंद कर दिया गया, और पिंजरे के जस्ट बाहर, ठीक है, एक मछली का, एक फिश जो है, बिकॉज बिल्लियां जो हैं वो मछली बहुत मतलब प्यारी होती है, अजीज चीज है बिल्लियों के लिए मछली जो होती है, तो मछली का एक टुकड़ा जो है उस पिंजरे के बाहर रख दिया गया। बिल्ली जो है वो पिंजरे में कैद है, भूखी बिल्ली है, पिंजरे के बाहर रखे मछली के टुकड़े को वो देख रही है और उसको पाने के लिए उत्सुक है। तो वो उछल कूद करना शुरू कर देती है, इधर उधर पिंजरे में वो दौड़ रही है, भाग रही है, और अचानक से, मतलब कि कोई उसको पता नहीं है कि वो लीवर है, दबाना है या दबाने से पिंजरा खुलेगा, अचानक से उसका पंजा जो है उस लीवर के ऊपर पड़ जाता है और पिंजरे का दरवाजा खुल जाता है, बिल्ली बाहर निकलती है और उस मछली को खा लेती है। तो इस प्रकार से उन्होंने ये ट्रायल किया, ये एक प्रयास था। तो ये प्रयास जो है उन्होंने करीब, और सेम बिल्ली के साथ करे, आप डिफरेंट बिल्लियां नहीं ले सकोगे ऑब्वियसली। तो ये करीब 10 दिन तक ये प्रैक्टिकल चला, या ये जो उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था वो चला, और करीब 5 ट्रायल्स उन्होंने उस बिल्ली के साथ किए, यानी 1 या 2 दिन के गैप में बिल्ली को भूखा रखा गया और फिर उसके साथ ये एक्सपेरिमेंट फिर किया गया। तो ये देखा गया, जो रिजल्ट्स क्या प्राप्त हुए, कि जैसे जैसे ट्रायल्स बढ़ते गए, पहले ट्रायल में बहुत सारे निरर्थक मूवमेंट्स बिल्ली ने करे और फिर उसका पंजा जो है लीवर पे पड़ा और दरवाजा खुला। सेकंड ट्रायल में ये जो प्रयास थे, ये थोड़े से, ये जो एक्टिविटी थी, सॉरी, ये थोड़ी सी कम हुई। ठीक है, यानी कि बिल्ली जो है दूसरे या तीसरे ट्रायल तक उस एरिया तक लिमिटेड हो गई जिस एरिया में उसको, उसका मतलब वो लीवर दबने से दरवाजा खुला था। इतना उसको ज्ञात हो गया कि इस एरिया में जब मैं आती हूं तो यहां से दरवाजा खुल जाता है। और फिर 5वें ट्रायल तक, मतलब वो 5वां ट्रायल ऐसा था जिसमें बिना कोई प्रयास करे
सीधा बिल्ली जो है, जैसे ही उसको हमने पिंजरे में बंद किया, वो बिल्ली उस लीवर के पास गई, उसको दबाया, पिंजरे का दरवाजा खुला और बिल्ली बाहर आ गई। सो दिस इज कॉल्ड ट्रायल एंड एरर लर्निंग। यानी जितने ज्यादा ट्रायल्स बढ़ते गए, उस बिल्ली की भूलें, उसकी एरर्स कम होती गई, और एक समय ऐसा आया जब बिल्ली बिना कोई फालतू की क्रिया करे या एक्टिविटी करे, सीधा पिंजरे में बने हुए लीवर के पास गई, उसको दबाया और उसको खोल दिया। ठीक है, तो ये उसका एक्सपेरिमेंट था। थॉर्नडाइक का बहुत फेमस एक्सपेरिमेंट हुआ है, जिसमें इन्होंने इसको एक्सप्लेन किया है कि कैसे हम ट्रायल एंड एरर के द्वारा लर्न करते हैं। परंतु क्या चीजें इंपॉर्टेंट है इसमें लर्निंग में? ठीक है, कौन से ऐसे इसेंशियल एलिमेंट्स होने चाहिए? सबसे पहला एसेंशियल जो एलिमेंट है वो है आपका मोटिवेशन, अभिप्रेरणा। बिना मोटिवेशन के आप कोई भी चीज नहीं लर्न कर सकते। तो यहां पर क्या था मोटिवेशन? वो बिल्ली जो थी भूखी थी, और उसके लिए मोटिवेशन था वो मछली जो पिंजरे के बाहर रखी गई थी। ठीक है, तो वो उसके लिए मोटिवेशन था, उसको वो मछली पानी थी, और वो उसको मिली। यानी कि जब पिंजरे का दरवाजा खुला, तो बिल्ली ने उस मछली को खा लिया और उसको संतुष्टि मिली, उसको सेटिस्फैक्शन मिली। तभी अगली बार जब ये ट्रायल होगा, तो उस बिल्ली को पता है कि ये बाहर जो मछली रखी है, ये मुझे सेटिस्फैक्शन देगी। ठीक है, तो मोटिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। सेकंड एलिमेंट क्या इंपॉर्टेंट है? ऑब्स्टिकल या बाधा। किसी भी चीज को लर्न करने के लिए बाधा होनी बहुत जरूरी है। ठीक है, आप जब तक कोई भी चीज जितनी आसानी से हमें मिल जाती है, प्राप्त हो जाती है, हम उसको लर्न करने की या उसको सीखने की कोशिश ही नहीं करते। हमें जितना ऑब्स्टिकल्स आएंगी, जितनी बाधाएं आएंगी हमारे मार्ग में, उतना ज्यादा हम तत्पर होंगे, उतना ज्यादा हम इन्वॉल्व होंगे किसी भी चीज को लर्न करने के लिए। ओके, इसके अलावा बहुत सी निरर्थक या रैंडम मूवमेंट्स होती हैं जो हम करते हैं लर्निंग पीरियड के दौरान। धीरे धीरे ये हमारी रैंडम मूवमेंट्स जो हैं ये कम होती जाती हैं, और हमारी जो मीनिंगफुल जो एक्टिविटीज या क्रियाएं होती हैं, उसके ऊपर हम फोकस करना शुरू कर देते हैं। तो ये लर्निंग का एक प्रोसेस होता है। निरर्थक या रैंडम मूवमेंट्स कम होती जाना, रॉन्ग रिस्पॉन्सेज एलिमिनेट होते जाना, और एक प्रकार से जब हमें अचानक से सक्सेस मिलता है, अचानक से हमें ओह ये तो मेरे को चीज लर्न हो गई, या ये मेरे को गोल मेरा प्राप्त हो गया, उतना आपको अंदर से खुशी महसूस होगी, और उतना ज्यादा आप और मोटिवेटेड हो जाएंगे उसको लर्न करने के लिए। ठीक है, तो ये एक सक्सेसेस होते हैं आपकी एक सिलेक्शन प्रक्रिया, यानी सिलेक्शन अनुक्रिया बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जैसे अभी मैंने आपको बताया, रैंडम मूवमेंट्स खत्म हो जाना, रॉन्ग रिस्पॉन्सेज को एलिमिनेट होना, और राइट रिस्पॉन्स को सिलेक्ट करना, और उसके ऊपर फिर आपने स्थिर होना, या उसके ऊपर आपने फिक्सेट करना। ठीक है, तो इसलिए सीखने की भावना के लिए उद्देश्य यानी कि गोल होना बहुत जरूरी है। यहां पर गोल क्या था बिल्ली के लिए? बॉक्स से बाहर निकलकर भोजन को ग्रहण करना। तो उद्देश्य या लक्ष्य होना बहुत जरूरी होता है। किसी भी निश्चित उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए विभिन्न प्रकार की हम क्रियाएं करते हैं। कुछ अनुक्रियाएं ऐसी होती हैं जो हमें उस उद्देश्य के नजदीक पहुंचा देती हैं। वो अनुक्रियाएं हमारी आदत का हिस्सा बन जाती हैं। वो अनुक्रियाएं जो हमारे उद्देश्य तक हमें नहीं लेके जाती, वो धीरे धीरे हमारे बिहेवियर से एलिमिनेट हो जाती हैं, हमारे बिहेवियर से खत्म हो जाती हैं और विलोप हो जाती हैं। हम फॉरगेट कर लेते हैं उस प्रकार की फालतू की जो हमारी एक्टिविटीज होती हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि प्रयास और भूल जो विधि होती है, एक प्रकार का क्रम होता है, एक प्रकार का प्रोसेस होता है, जिसके द्वारा हमें हमारा लक्ष्य प्राप्त होता है, हमें हमारा जो अपेक्षित परिणाम होता है वो हमें प्राप्त होता है। ठीक है, तो ये था आपका बेसिक एक्सपेरिमेंट जो कि थॉर्नडाइक ने किया था अबाउट ट्रायल एंड एरर। नाउ वी कम टू सम ऑफ द लॉज ऑफ लर्निंग।
थॉर्नडाइक ने हमें कुछ लर्निंग के कुछ नियम बताए थे कि इन नियमों के आधार पर लर्निंग जो है वो पॉसिबल होती है। दो मेजर कैटेगरीज में हम इन नियमों को डिवाइड करेंगे। एक तो मेन लॉज होते हैं, ठीक है, प्रमुख नियम, और दूसरे हमारे उनको हेल्प करने वाले नियम यानी सेकेंडरी लॉज कहते हैं हम इनको, गौण नियम। तो सबसे पहले प्रमुख यानी कि जो प्राइमरी लॉज हैं, मेन लॉज हैं, उसमें लॉ ऑफ रेडीनेस, तत्परता का नियम। तत्परता का मतलब क्या है? यू हैव टू बी रेडी टू लर्न। आपके अंदर लर्न करने की प्रिपेयर्डनेस होनी बहुत जरूरी होती है, ठीक है। तभी आप लर्न कर पाओगे जब कोई व्यक्ति लर्न करने के लिए मोटिवेटेड होता है। एक प्रकार का मानसिक जो तैयारी जो है वुडवर्थ के अकॉर्डिंगली वो होनी बहुत जरूरी है किसी भी आइटम को लर्न करने के लिए, ठीक है। अगर हम सीखने के लिए तैयार नहीं है तो जितनी भी हम कोशिश कर लें, वी कैन नॉट लर्न एनीथिंग। तो तत्परता का नियम बहुत जरूरी होता है, और इसके लिए हमें सबसे पहले तत्परता कब हमारे अंदर आती है? एक तो कोई भी लर्निंग का जो मटेरियल या आइटम होता है उसमें रुचि जगानी, इंटरेस्ट जगाना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। क्यूरियोसिटी या जिज्ञासा हमारे अंदर होनी चाहिए कि हम ये लर्न करेंगे तो क्या क्या फायदे हमें इस चीज के लिए मिलेंगे। स्टूडेंट्स को मोटिवेट करना बहुत जरूरी है। टीचर्स का ये रोल होता है कि किस तरीके से वो स्टूडेंट्स को मोटिवेट करें एक पर्टिकुलर आइटम को लर्न करने के लिए। नई नए नॉलेज या ज्ञान किस तरीके से बढ़ेगा स्टूडेंट्स का, ये भी उनको बताना बहुत जरूरी होता है। जबरदस्ती कभी नहीं करनी चाहिए। मोटिवेट करो, उनकी क्यूरियोसिटी को जगाओ, उनके रुचि को, इंटरेस्ट को जगाओ, तभी कोई भी स्टूडेंट लर्न करता है, ठीक है। मतलब अपनी हिडन जो एबिलिटीज है उसको एक्सप्लोर करना बहुत जरूरी होता है। तो ये था आपका पहला मेन लॉ, दैट इज द लॉ ऑफ रेडीनेस। सेकेंड मेन लॉ आ जाता है लॉ ऑफ इफेक्ट, प्रभाव का नियम इसको कहते हैं। प्रभाव का नियम क्या होता है? इसको हम प्रसन्नता एवं दुख का नियम भी कह सकते हैं, हैप्पीनेस एंड या प्लेजर एंड पेन, या फिर सेटिस्फैक्शन एंड अनोयंस, संतुष्टि और कष्ट का नियम। यानी कोई भी चीज अगर आप लर्न करते हो तो उसका इफेक्ट क्या होता है आपके ऊपर, क्या प्रभाव पड़ता है? आपको खुशी मिल रही है या आपको पेन मिल रहा है, कष्ट मिल रहा है, ठीक है। सेटिस्फैक्शन मिल रहा है या आपको अनोयंस हो रहा है। तो जितना ज्यादा खुशी मिलेगी उतना ज्यादा आप मोटिवेट होते हो उसको और लर्न करने के लिए, और जितना दुख मिलेगा उतना आप उसको लर्न करने के लिए अवॉइड करते हो, ठीक है। तो ये इस तरीके से मतलब जो भी संतुष्टि या प्रसन्नता से जुड़े हुए जो कार्य होते हैं उनको बार बार करने के लिए हमारा मन करता है, और इसीलिए हम अपनी लर्निंग को और ज्यादा प्रभावशील बना सकते हैं, प्रभावशाली बना सकते हैं। जो कार्य जिनका संबंध दुख से, कष्ट से, पनिशमेंट से जुड़ा हुआ होता है वो हम बिल्कुल भी नहीं दोहराते हैं, और हमारा जो लर्न करने का या सीखने का जो मोटिवेशन जो होता है शुरू में वो दुर्बल पड़ता जाता है, और हम उस कार्य को बिल्कुल भी नहीं दोहराते। तो इस तरीके से थॉर्नडाइक ने परिस्थिति और अनुक्रिया के बीच के संबंध को एक्सप्लेन किया है कि अगर हम जो भी अनुक्रिया करते हैं उससे हम खुश होते हैं या संतोषजनक परिस्थिति हमें प्राप्त होती है तो हम उस क्रिया को बार बार दोहराते हैं, परंतु अगर हमें कष्टदायक परिस्थिति प्राप्त होती है तो हम उस क्रिया को, उस रिस्पॉन्स को छोड़ देते हैं, उसकी शक्ति कम हो जाती है, दुर्बल हो जाती है, ठीक है। तो इसकी क्या इम्प्लीकेशंस या मेरिट्स, डिमेरिट्स हैं इस लॉ के? एक तो ये कि स्टूडेंट्स के अंदर हम डिजायरेबल जो मनोभाव होते हैं उनको हम डेवलप कर सकते हैं, उनको हम विकसित कर सकते हैं। रुचि का संबंध होता है इससे सीधा, यानी कि जो हमारी इंटरेस्ट होते हैं, रुचियां होती हैं, उससे रिलेटेड कार्य को हम करेंगे तो हमें संतोष प्राप्त होगा, और अगर जो हमारे इंटरेस्ट के कार्य नहीं है वो हमसे जबरदस्ती कराए जाएंगे तो हमें किसी भी प्रकार का कोई सेटिस्फैक्शन नहीं होगा,
ठीक है। तो रुचि बहुत इंपॉर्टेंट होती है कोई भी कार्य को करने के लिए। इसके अलावा स्मरण शक्ति से बहुत गहरा संबंध होता है। जो हमारा जो लॉ ऑफ इफेक्ट जो होता है, यानी कि जो भी रोचक चीज़ें जो होती हैं वो बहुत जल्दी याद होती हैं और काफ़ी लंबे समय तक हमारी मेमोरी में, हमारी स्मरण शक्ति में बनी रहती हैं। और जो भी रोचक चीज़ें हम याद करते हैं या जो क्रियाएं हम करते हैं, उससे हमारी जो आदतें डेवलप होती हैं, फॉर्मेशन ऑफ गुड हैबिट्स होती हैं। एंगर और जेलसी से रिलेटेड जो हमें अगर कोई परिस्थिति प्राप्त होती है तो वो हम कार्य बिल्कुल नहीं करना चाहते। दंड और पुरस्कार से भी सीधा संबंध है। पुरस्कार प्राप्त होगा तो वो अनुक्रिया हम बार बार करेंगे, दंड प्राप्त होगा तो वो अनुक्रिया को हम छोड़ देंगे। ठीक है। तो इस तरीके से कुछ ये मेरिट्स या मतलब प्रभाव देखे जा सकते हैं एजुकेशन के ऊपर, या शैक्षिक महत्व देखे जा सकते हैं लॉ ऑफ इफेक्ट के। परंतु इसके साथ साथ इसके कुछ डीमेरिट्स भी हैं। ठीक है। यानी कि कई परिस्थितियों में ये देखा गया है कि हर बार पुरस्कार ही अभिप्रेरणा नहीं देता कुछ लर्न करने के लिए, कई बार दंड से भी हम अभिप्रेरित हो सकते हैं। तो उसके बारे में थॉर्नडाइक ने हमें एक्सप्लेन नहीं किया है। इसके अलावा ये भी देखा गया है कि जरूरी नहीं कि हर बार रोचक चीजें या इंटरेस्ट वाली चीजें ही हमें लर्निंग के लिए अभिप्रेरित करती हैं। कई बार जो अरोचक चीजें होती हैं, जो हमारे इंटरेस्ट की नहीं होती, वो भी हमें लर्न करने के लिए अभिप्रेरित कर सकती हैं। ठीक है। तो कई बार संतोष देने वाली या कौन से कार्य हैं या कष्ट देने वाले कौन से कार्य हैं, इनकी पहचान करना भी हमारे लिए कठिन हो जाता है। तो ये कुछ लिमिटेशंस हैं इसके लिए, परंतु काफी हद तक ये देखा गया है कि इसका काफी महत्व है हमारे शैक्षणिक अवस्था में। थर्ड लॉ जो है आपका प्राइमरी लॉ, वो है लॉ ऑफ एक्सरसाइज, जैसे अभ्यास। ठीक है। यानी कि इसका दूसरा नाम उपयोग और अनुपयोग का नियम भी कह सकते हैं, लॉ ऑफ यूज एंड डिसयूज। यानी कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। जितना ज्यादा आप किसी चीज को प्रैक्टिस करोगे, उतना ज्यादा आप परफेक्शन गेन करते जाओगे, उतना ज्यादा आप लर्न करते जाओगे। जितनी किसी भी कार्य को बार बार करोगे, उतना ज्यादा दृढ़ता से वो आपके मस्तिष्क में, आपके ब्रेन में अंकित हो जाता है। आप उसको अपने ब्रेन में इंटीग्रेट कर सकते हो। ठीक है। तो इसके जैसे मैंने कहा है कि दो ये सेकंड नेम भी है लॉ ऑफ यूज एंड लॉ ऑफ डिसयूज। यूज क्या है? जितना आप यूज करोगे, जितनी बार आप किसी भी कार्य को करोगे, जितना उसका उपयोग करोगे, उतना वो आपकी स्मरण शक्ति में, आपकी मेमोरी में अंकित हो जाता है। और दूसरा क्या है? लॉ ऑफ डिसयूज। जितना कम उपयोग करोगे किसी भी कार्य का, या जितना आपको उसकी उपयोगिता कम लगेगी, आपको लगेगा कि ये बेकार का कार्य है, उतना वो आपके ब्रेन में से बाहर चल जाता रहता है और फिर एंड में वो विलोप हो जाता है, वो आपका खत्म हो जाता है, फॉरगेट हो जाता है, क्षीण हो जाता है जिसको कहते हैं। तो इसका मतलब साधारण शब्दों में हम क्या कह सकते हैं? अभ्यास का नियम ये क्या बताता है कि सीखने के लिए किसी भी क्रिया को अगर हम बार बार दोहराते हैं तो वो ज्यादा प्रभावपूर्ण और स्थायी आपकी ब्रेन में होती है। और इसके ऑपोजिट, यदि आप सीखे हुए कार्य को दोहराने का आपको अवसर नहीं मिलता, आप सीख चुके हो एक बार कार्य को, यानी जो लॉ ऑफ डिसयूज ये कहता है कि सीखे हुए कार्य को अगर आप यूज में नहीं ला रहे हो, आप बार बार नहीं दोहरा रहे हो, तो उससे क्या होगा? आपकी फॉरगेटिंग की या विस्मृति की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो जाती है। ठीक है। आप यू स्टार्ट फॉरगेटिंग। तो ये है आपका लॉ ऑफ प्रैक्टिस, यानी कि एक्सरसाइज, अभ्यास का नियम। ठीक है। तो इसकी इम्प्लीकेशन या महत्व क्या है? जितनी बार आप किसी भी कार्य को दोहराओगे, वर्बल दोहराना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। प्रैक्टिस करो, रेपिटिशन करो, बार बार उसको दोहराते रहो। वाद विवाद, डिस्कशन करना, कोई भी एक टॉपिक पे अगर हम डिस्कस कर रहे हैं, उतना स्ट्रांगली वो आपके माइंड में बैठता है। बुरी आदतें जो हैं इससे खत्म होती हैं, अच्छी आदतों का निर्माण होता है। लिखित तौर पर अगर आप अभ्यास करवा रहे हो, स्पेशली छोटे बच्चों को, तो उससे उनकी हैंडराइटिंग में भी इंप्रूवमेंट्स आती हैं।
वर्बल तौर पर आप दोहरा रहे हो या प्रैक्टिस करवा रहे हो तो प्रोनाउंसिएशन इम्प्रूव होती है, प्रोनाउंसिएशन में आपकी शुद्धता आती है। और जितनी बार आप दोहराओगे अपने किसी भी पाठ को, फॉरगेटिंग आपकी विस्मरण जो है वो आपका कम होता जाता है। और इसके साथ साथ आपके विभिन्न प्रकार के जो कौशल होते हैं, नृत्य करना, कोई चित्रकारी करना, टाइपिंग है, शॉर्ट हैंड है, खेल है, इस प्रकार के जो कौशल है उनका विकास या उनकी डेवलपमेंट भी हम अभ्यास के नियम के द्वारा ही कर सकते हैं। ठीक है, तो ये थे आपके 3 मेजर प्राइमरी या मेन लॉज ऑफ लर्निंग अकॉर्डिंग टू थॉर्नडाइक। इसके साथ साथ उन्होंने कुछ सेकेंडरी लॉज भी बताए हैं, यानी कि जो इनको हेल्प करती हैं, असिस्टिंग जो लॉज होते हैं, यानी लॉ ऑफ मल्टीपल रिस्पॉन्स जैसे उन्होंने कहा है। ठीक है, मल्टीपल रिस्पॉन्स का क्या मतलब है कि किसी भी एक स्टिमुलस के कई प्रकार के रिस्पॉन्सेज हो सकते हैं। जैसे बिल्ली का जो एक्सपेरिमेंट मैंने आपको बताया, तो उसके कई रिस्पॉन्स थे, यानी कि बिल्ली जो है बॉक्स में इधर उधर भागी, इधर उधर उसने पंजे मारे, क्लाइंब करने की कोशिश करी बॉक्स को, और फिर जाकर उसका पंजा जो है लीवर के ऊपर पड़ा। तो यानी किसी भी एक स्टिमुलस से संबंधित हमारे कई वेरीड या मल्टीपल रिस्पॉन्स होते हैं जो धीरे धीरे कम होते जाते हैं, और जो एक्चुअल या मीनिंगफुल रिस्पॉन्स होता है उसके ऊपर हम फोकस करते हैं एंड में जाकर, और वो मतलब अर्थपूर्ण होता है जो हमारे गोल तक हमें पहुंचाता है। ठीक है, तो ये था लॉ ऑफ मल्टीपल रिस्पॉन्स। फिर इसके अलावा लॉ ऑफ पार्शियल एक्टिविटी, ये क्या कहता है कि हर व्यक्ति ये इस योग्य होता है कि वो आवश्यक और अनावश्यक तत्वों को अलग कर सके। सिर्फ उसमें उसको प्रैक्टिस की जरूरत होती है, उसको ट्रायल्स की जरूरत होती है। जितना वो अभ्यास करेगा, प्रैक्टिस करेगा, जितनी वो एक्टिविटी करेगा, उसमें उसके अनावश्यक तत्व अलग हो जाते हैं, आवश्यक तत्व जो हैं वो रह जाते हैं, जिनको करके फॉलो करके वो अपने गोल तक पहुंच सकता है। ठीक है, लॉ ऑफ एसोसिएटिव शिफ्टिंग, इसका क्या मतलब है? संबंध, यानी संबंधित या रिलेटेड जो कार्य होते हैं उनमें आपको हेल्प होती है। एक चीज आपने, अब जैसे हमने अगर एग्जाम्पल ले लें बिल्ली का, उस पिंजरे में बिल्ली को बंद कर दिया, तो अगर हम उसी प्रकार का एक और कॉन्सेप्ट ले लेते हैं, अब ये हमने एक पिंजरा लिया, फिर हम एक बॉक्स ले लेते हैं। ठीक है, एक बॉक्स ले लिया, तो उसमें हमने बिल्ली को डाल दिया, तो वो पिंजरे की जो उसने लर्न करा है पिंजरे से, जो ट्रायल्स पिंजरे की उसने करी थी, उन ट्रायल्स का उस बॉक्स के ऊपर भी इफेक्ट होगा, यानी कि उसको कम ट्रायल्स लगेंगे बॉक्स को ओपन करने के लिए। ठीक है, तो इसको हम एसोसिएटिव शिफ्टिंग कहते हैं। देन लॉ ऑफ रिसेंसी, इसका क्या मतलब है कि जितना ज्यादा आपने नवीन चीजें जो आप लर्न करते हैं, नई नई चीजें जो आप लर्न करते हैं, वो एकदम लर्न आपके दिमाग में ज्यादा देर तक बैठती हैं। यानी तभी हम कहते हैं ना, जब हम परीक्षा देने जाते हैं, एग्जाम देने जाते हैं, तो एग्जाम से पहले जो भी चीज हम रिवाइज करते हैं वो हमारे माइंड में रह जाती है। ठीक है, लॉ ऑफ रिसेंसी कहते हैं इसको। लॉ ऑफ प्राइमरी, ठीक है, लॉ प्राथमिकता का नियम भी होता है, यानी कि इसको क्या कहते हैं? पहला प्रभाव आखिरी प्रभाव होता है। फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, यानी जो चीज आपने एकदम से देख ली, एकदम से आपके सामने आती है, वो आपका बनी रहती है आपके अंदर। ठीक है, लॉ ऑफ रिसेंसी एक हो जाता है और एक लॉ ऑफ प्राइमरी भी है। ठीक है, पहला इंप्रेशन जो है वो लास्टिंग इंप्रेशन होता है। लॉ ऑफ बिलोंगिंगनेस, बिलोंगिंगनेस का मतलब क्या होता है? जो चीज आपको अपनी लगती है, अपनापन जहां पर हमें महसूस होगा, जहां हम कंफर्टेबल फील होंगे जिस भी चीज को करने के लिए, वो हमें जल्दी लर्न होती है। ठीक है, और जितना ज्यादा इंटेंसिटी होती है हमारे स्टिमुलस की, तीव्रता ज्यादा होगी या ज्यादा लाउडनेस होती है, उतना वो हम उसको ज्यादा अच्छे से या ज्यादा जल्दी उसको लर्न कर सकते हैं। ठीक है, तो ये थे आपके कुछ सेकेंडरी लॉज ऑफ लर्निंग अकॉर्डिंग टू थॉर्नडाइक। तो अब लास्टली वी कम टू द मेरिट्स, कि इसकी जो थ्योरी है, थ्योरी ऑफ ट्रायल एंड एरर, उसकी क्या मेरिट्स है, एजुकेशनल इम्प्लीकेशन क्या है इसकी। जैसे अभी हमने इसको हम डिस्कस भी करते रहे हैं साथ के साथ। एक तो मोटिवेशन,
बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसमें इंपॉर्टेंस ऑफ मोटिवेशन बहुत ज़्यादा है। अभी प्रेरणा के ऊपर थॉर्नडाइक ने बहुत ज़्यादा बल दिया है। शिक्षण के दौरान, शिक्षण से पहले, शिक्षण के बाद जितना ज़्यादा कोई स्टूडेंट्स मोटिवेटेड होंगे किसी भी कार्य को करने के लिए, उतना ज़्यादा जल्दी और उतना ज़्यादा प्रभावशाली ढंग से वो लर्न कर सकते हैं। तो आर्टिफिशियल या नेचुरल किसी भी प्रकार का मोटिवेशन देना स्टूडेंट्स को बहुत ज़रूरी होता है। चाहे हम पुरस्कार दें, चाहे हम दंड दें, चाहे प्रशंसा दें, चाहे कोई लक्ष्य निर्धारित करें, तो किसी भी प्रकार का मोटिवेशन उनको देना ज़रूरी होता है। सेकेंडली, सिंपल से डिफिकल्ट की तरफ जाना बहुत ज़रूरी है। स्टार्ट विद द सिंपल थिंग एंड देन मूव ऑन। ग्रेजुअली आप डिफिकल्ट की तरफ, आप एकदम से डिफिकल्ट टास्क दे देंगे, वो ग्रहण करना, लर्न करना मुश्किल होता है। सिंपल दो और धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ते जाओ। कौशल, डिफरेंट टाइप ऑफ जो स्किल्स होते हैं उनका डेवलपमेंट भी ट्रायल एंड एरर के द्वारा बहुत आसानी से होता है। स्किल्स यानी कि चित्रकारी हो गया, या कोई आपके टाइपिंग के स्किल्स होते हैं, या डांसिंग के स्किल्स हैं, कोई खेल के स्किल्स होते हैं, स्पोर्टिंग एक्टिविटीज़ होती हैं, तो ये सारे स्किल्स भी हम ट्रायल एंड एरर के द्वारा काफ़ी अच्छे से लर्न कर सकते हैं। काम करके सीखना, इसके ऊपर बहुत बल दिया है थॉर्नडाइक ने, कि जितना ज़्यादा आप अपने हाथों से कुछ करोगे उतना जल्दी आप सीखोगे। ठीक है, तो काम करके सीखना। इनसाइट लर्निंग में इसकी बहुत ज़्यादा महत्व है। अब हम नेक्स्ट थियोरी जो है हमारी इनसाइट लर्निंग है। इनसाइट का मतलब होता है सूझबूझ। तो सूझबूझ जो है वो ट्रायल एंड एरर से ही आएगी। जैसे जैसे आप अभ्यास करोगे एकदम से आपको सूझबूझ, जैसे बिल्ली ने क्या किया, सूझबूझ ही तो थी जो वो एक पर्टिकुलर कॉर्नर में फोकस करना शुरू करा उसने धीरे धीरे। एक ट्रायल, दो ट्रायल, थर्ड ट्रायल में एक कॉर्नर पर आई, फोर्थ ट्रायल में और ज्यादा नजदीक आ गई लीवर के, और फिफ्थ ट्रायल में एकदम लीवर के ऊपर ही उसने सीधा पंजा मारा। ठीक है, तो इसको हम सूझबूझ कहते हैं। तो सूझबूझ भी हमें ट्रायल एंड एरर से ही आती है। और फिर एक्सपीरियंस के द्वारा लर्न करना, जितना ज़्यादा आप अभ्यास करते जाओगे, एक्सपीरियंसेस जितने ज़्यादा होंगे आपको कोई भी कार्य करने के लिए, उतना ईजी आपकी लर्निंग रहती है। लक्ष्य अगर आपका कोई निर्धारित है, गोल अगर आपके सामने एक दिया हुआ है, तो उसको प्राप्त करने के लिए हमारी लर्निंग जो है फोकस्ड होती है या उस डायरेक्शन में चलती है। ठीक है, ट्रायल एंड एरर के लर्निंग के द्वारा हमारे अंदर गुड हैबिट्स का डेवलपमेंट होता है। बैड हैबिट्स या रैंडम हैबिट्स जो हैं उनको हम छोड़ देते हैं। सेल्फ लर्निंग पॉसिबल है, यानी जब हम अभ्यास कर रहे हैं, अपने हाथों से काम कर रहे हैं, तो हम स्वयं से ही सीख रहे हैं। कोई हमें पाठ नहीं पढ़ा रहा है, हम खुद से पढ़कर, लिखकर, कार्य कर कर सीख रहे हैं, जो बहुत देर तक हमारे माइंड में, हमारे मस्तिष्क में, हमारी मेमोरी में बने रहते हैं। जो मेंटली रिटार्डेड जो बच्चे होते हैं, मंद बुद्धि के जो बच्चे होते हैं, उनके लिए भी ट्रायल एंड एरर लर्निंग जो है बहुत कामयाब या सफल सिद्ध हुई है। ठीक है, इसके अलावा जो बच्चे इरेगुलर लर्निंग शो करते हैं, इरेगुलर लर्निंग का क्या मतलब है, कुछ बच्चे जल्दी सीख जाते हैं कोई भी एक पर्टिकुलर आइटम, वही पर्टिकुलर आइटम कुछ बच्चे थोड़ी देर से सीखते हैं। ठीक है, तो सब अपनी अपनी पेस से, अपनी अपनी गति से सीखते हैं इसमें, क्योंकि हम स्वयं से लर्न कर रहे हैं, तो कोई जल्दबाजी नहीं होती, कोई प्रेशर नहीं होता माइंड पर कि ये कार्य जो है हमने इसी वक्त पूरा करना है, या टीचर हमें बोल रहा है और हम उसी वक्त लर्न करते जा रहे हैं, ऐसा इसमें नहीं है। हमने स्वयं से अपनी पेस, अपनी गति के अनुसार लर्न करना है। तो अगर हमें 2 दिन की बजाय 4 दिन लग रहे हैं, तो हम 4 दिन लगाकर उस कार्य को अच्छे से लर्न कर सकते हैं या सीख सकते हैं। ठीक है, परंतु ये बहुत ज़रूरी होता है इसमें कि टीचर्स इस चीज़ का ध्यान रखें कि कौन सा बच्चा जो है वो स्लो लर्नर है या किस बच्चे को ज़्यादा समय लग रहा है, तो उसके कारणों का पता हम लगा सकते हैं कि व्हाट इज़ द रीज़न कि वो बच्चा जो है वो थोड़ा धीरे लर्न हो रहा है। ठीक है, तो उन कारणों को हम दूर करने की कोशिश कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत से पॉजिटिवनेस जो है वो, हमारे पॉजिटिव एटीट्यूड जो है वो हमारे मन में डेवलप होता है बिकॉज ऑफ ट्रायल एंड एरर लर्निंग। बिकॉज इससे हम खुद से, स्वयं से एक ग्रेजुअली कोई भी पर्टिकुलर चीज़ को, आइटम को, मटेरियल को लर्न कर रहे हैं।
तो काफ़ी हद तक या काफ़ी ज़्यादा इम्प्लीकेशन, एजुकेशनल इम्प्लीकेशन या महत्व है इस थियोरी का। काफ़ी फेमस ये थियोरी है और स्पेशली छोटे बच्चों के लिए, मेंटली रिटार्डेड बच्चों के लिए या एनिमल्स के लिए, इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी जिनकी लोअर होती है, ठीक है, हायर ऑर्डर जो ब्रेन फंक्शनिंग जो है जिनका लोअर होता है, उन लोगों के लिए ट्रायल एंड एरर लर्निंग जो है बहुत ही कामयाब, बहुत ही सक्सेसफुल सिद्ध हुई है। So I hope you have understood this theory now. So मैं इसका क्वेश्चन आपको बता देती हूँ कि किस टाइप का क्वेश्चन आपका फॉर्म होगा, ठीक है, और ये आपने अपना रजिस्टर में लिखना है इसका क्वेश्चन। तो लिख लीजिए, डिफाइन लर्निंग, ठीक है, लर्निंग किसे कहते हैं, अधिगम की परिभाषा दीजिए, वो हम शुरू में कर ही चुके हैं, डेफिनेशन जो है, बिकॉज कोई भी आप थियोरी आ जाती है, अगर सपोज डिफाइन लर्निंग नहीं भी आता, सीधी आपकी थियोरी आ जाती है आपकी कि थॉर्नडाइक की ट्रायल एंड एरर लर्निंग को या थॉर्नडाइक की लर्निंग थियोरी को एक्सप्लेन कीजिए या क्रिटिकली एनालाइज कीजिए, कुछ भी आ सकता है। तो आपने थोड़ा सा तो इंट्रोडक्शन आप उसका दोगे, ठीक है, तो लर्निंग को आपने डिफाइन करना है और उसके बाद आपने, चाहे आपका क्वेश्चन में लॉज ऑफ लर्निंग आ रहा है, चाहे उसकी ट्रायल एंड एरर लर्निंग आ रहा है, चाहे थ्योरी ऑफ लर्निंग आ रहा है थॉर्नडाइक की, नाम थॉर्नडाइक है, तो आपने जो कुछ भी ट्रायल एंड एरर थ्योरी में अभी हमने पढ़ा है वो सब कुछ लिख देना है। पहले आपने लर्निंग की डेफिनेशन देनी है, उसके बाद सिद्धांत का थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दो, व्याख्या कर दो कि व्हाट इज अ थ्योरी, ठीक है, और उसके बाद फिर आपने थॉर्नडाइक की ट्रायल एंड एरर लर्निंग को एक्सप्लेन करना है, यानी कि क्या उसका मीनिंग क्या उन्होंने दिया है ट्रायल एंड एरर लर्निंग की, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट, या उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, ठीक है, 2-3 कैरेक्टरिस्टिक्स। उसके बाद एक्सपेरिमेंट को एक्सप्लेन कर दो, जो बिल्ली वाला एक्सपेरिमेंट है थॉर्नडाइक का वो कर दो। फिर इसके जो आवश्यक तत्व क्या क्या है, मोटिवेशन, ऑब्स्टिकल, रैंडम मूवमेंट्स, ये सारे आपने जो एसेंशियल जो तत्व हैं इसके वो आपने लिखने हैं। फिर लॉज ऑफ लर्निंग, दो मेजर लॉज में हमने डिवाइड किया था, प्राइमरी या मेन लॉज और सेकेंडरी लॉज, ठीक है। प्राइमरी लॉज 3 टाइप्स के मैंने आपको बताए हैं, लॉ ऑफ रेडीनेस, लॉ ऑफ इफेक्ट एंड लॉ ऑफ प्रैक्टिस एक्सपीरियंस, ठीक है। तो ये 3 आपके प्राइमरी लॉज हैं, मेन लॉज हैं। फिर आपने इनके साथ साथ थोड़े से एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस भी करते जाना। फिर आपके सेकेंडरी लॉज आ जाते हैं, लॉ ऑफ मल्टीपल रिस्पॉन्स है, या लॉ ऑफ पार्शियल एक्टिविटी, लॉ ऑफ एसोसिएटिव शिफ्टिंग, लॉ ऑफ रीसेंसी, लॉ ऑफ प्राइमेसी, लॉ ऑफ बिलोंगिंगनेस, इंटेंसिटी। ये आपने 4 या 5 सेकेंडरी लॉज भी आप एक्सप्लेन कर दोगे तो एनफ है, ठीक है। और उसके बाद आपका एंड में आ जाता है इम्प्लीकेशन ऑफ ट्रायल एंड एरर थ्योरी, यानी कि इसका एजुकेशनल महत्व क्या है, एजुकेशनल इम्प्लीकेशन क्या है, तो उसकी जो मेरिट्स जो हैं वो आपने इसमें एक्सप्लेन कर देने हैं। So I hope you have understood, it has become clear to you. Please go through this video. साथ में बुक भी खोलो और उसमें भी गो थ्रू करो, और अगर कोई डाउट है, कोई आपको समझ नहीं आ रहा है, तो हम कल जब ऑनलाइन क्लास लेंगे तो उसमें आप मेरे से अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। सो थैंक यू गर्ल्स।